हाय गाइस, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे वर्ल्ड वॉर को पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर वन को पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन में हमने देखा था कि पहले हम बिस्मार्क की पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर जो है हम कैसर विलियम की पॉलिसी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है जो बाकी रिएक्शन हुआ बाकी पावर्स का कैसर विलियम की पॉलिसीज़ को, और उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट ईस्टर्न क्वेश्चन। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो इस वीडियो में वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू बिस्मार्क्स पॉलिसी। आई होप दिस विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू एंड मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद, यू कैन से, बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले अलायंसेस की बात करते हैं बिस्मार्क, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है, जो हम जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट जर्मनी यूनिफिकेशन, तो उसमें ही सारी बातें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आपको आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये वीडियो देखने से पहले, बिकॉज दैट विल गिव यू मोर फर्दर मटेरियल व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, यानी कि जो अब अलायंसेस की बात हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपको बिस्मार्क का पूरा जो है जो फ्रेमवर्क था वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मार्क की पॉलिसी में हिट लिस्ट पे था लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। ठीक है, तो लीग ऑफ थ्री एम्परर्स वाज एन अलायंस बिटवीन जर्मनी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। सो यू कैन मेक इट गार। ओके, सो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे एक ही कंट्री है, तो आप इसको लेके भी परेशान मत होइएगा, बस उसको ऐसे ही दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं जर्मन की लीग ऑफ थ्री एम्परर्स की, तो दिस वाज आल्सो नोन एज थ्री कैसर्स अलायंस और यूनियन ऑफ थ्री एम्परर्स। ओके, और जर्मनी में इसको द्री कैसर बंद भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको जो अगर रशिया में इसको पढ़ना है तो आई डू नॉट नो what it is called. Okay, so it is written here but it is in Russian and I do not know Russian. Okay, so थ्री पावर्स वर देयर, और ये जो लीग ऑफ थ्री एम्परर्स था ये 1873 से 87 तक आप देखेंगे कि एग्जिस्टेंस में रहेगा। और क्यों बनाया गया, गोल क्या था? देखिए, जो बिस्मार्क था उसको पता था कि अगर जो है मैंने अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ नहीं किया तो मैं चारों तरफ से घिर जाऊंगा एनिमीज से। तो फ्रांस के साथ तो जर्मनी की इक्वेशन खराब थी ही, लेकिन फ्रांस नहीं चाहता था कि बाकी जो पावर्स हैं वो उसको घेर पाए। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये था कि फ्रांस को आइसोलेट किया जाए और बाकी पावर्स के साथ अलायंस बनाया जाए। बिस्मार्क को ये भी डर था कि अगर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रशिया इन तीनों ने आपस में अलायंस बना लिया तो दे कैन अटैक टुगेदर जर्मनी। सो टू not let it happen, he made alliance with Austria and Russia, that is called as League of Three Emperors. Okay, I hope now things are more clearer to you. So you can see this map. Here is France, इसके साथ जो है Germany is not happy और जर्मनी की इक्वेशन अच्छी नहीं। तो जो आप ये ग्रे इससे बॉर्डर देख रहे हैं, those were the members of, you can say, that three emperors league. तो Germany, Russia और here is Austria Hungary. Okay, now things are clear. अब आगे बढ़ते हैं। यही मैंने आपको बताया कि अगर जो है जर्मनी ने अगर इन दोनों के साथ अलायंस नहीं बनाया तो ये फ्रांस के साथ मिलना चाहे कहीं और जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो है सोल्यूशन यही था कि इन दोनों के साथ वो खुद अलाय हो जाए। और 1873 में, यानी कि जब 73 में, 73 बोलेंगे या, सो ये फॉर्म द लीग ऑफ थ्री एम्परर्स एन अलायंस ऑफ कैसर ऑफ जर्मनी, जार ऑफ रशिया, कैसर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। सो टुगेदर दे वुड कंट्रोल ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप पे अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखेंगे। इन तीनों पावर्स के बीच में ये सेटलमेंट जो है एक साइन हुआ, और ये मेक श्योर करेंगे कि जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे कि जो पोलिश हैं वो जो है कंट्रोल में रखे जा सकें, और कोई भी ऐसा जो है सोशलिस्टिक या ऐसा कुछ रिवोल्यूशन जो ऐसा जो उनको थ्रेटन करता है, उनकी गद्दी को थ्रेटन करता है, ना हो। और साथ में जो जो जर्मनी की जो राइवलरी है इन दोनों नेबर्स के साथ में, उसको भी जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए और कम किया जाए रिस्पेक्टिव स्फेयर्स में, और इन्फ्लुएंस जो है बाल्कन्स में मेंटेन किया जाए, और जर्मनी का जो एनिमी था फ्रांस, उसको आइसोलेट करने में मदद मिल सके। तो ये सारे जो है इनके बीच में एक तरह से साइन हुआ था, यू कैन से। और ये जो पहली एम्परर्स लीग थी वो 1873 से
75 78 तक चली थी, वैसे तो यहाँ पे 75 लिखा है, जस्ट यू चेक इट, ओके। 78 तक था और उसके बाद फिर रिन्यू होगा 1881 में। तो सेकेंड लीग ऑफ थ्री एम्परर्स यही तीनों थे, क्योंकि ये जो आपके रिन्यूड इन 1884, तो 1878 में जो है आपके ये जो थ्री एम्परर लीग पहले वाली थी वो जो है डिफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर 1881 में इसको रिन्यू किया गया और फिर दोबारा 1884 में जो है रिन्यू किया गया, फिर फाइनली जो है 1887 में ये जो थ्री एम्परर लीग थी फाइनली कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो ये जो अलायंसेस इसलिए एंड हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट थे ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में बाल्कन रीजन्स को लेकर के। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। जो दूसरी ट्रीटी थी उसमें जो है ये भी बोला गया, मतलब जो सेकेंड लीग ऑफ टेम्परर्स जब साइन किया गया तो उसमें ये भी बोला गया कि कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं होंगे बाल्कन्स में विदाउट एग्रीमेंट between these three powers, and Austria could annex Bosnia and Herzegovina. So you see, this is one of the main regions. You see, the seed was sown of First World War, क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना पे रशिया जो है अपना इंफ्लुएंस जमाना चाहता था। और सेकेंड थ्री एम्परर लीग में जब ये चीज़ साइन हुई तो ऑस्ट्रिया ने बोल दिया कि भाई बोस्निया हर्जेगोविना तो हमारा है। तो रशिया जो है डायरेक्टली तो नहीं उसको अटैक करेगा आपके ऑस्ट्रिया को, लेकिन वो सर्बिया का सहारा लेगा और सर्बिया बोलेगा कि बोस्निया हर्जेगोविना पे हमारा हक है जब आगे हम आएंगे 1900 समथिंग तक, ठीक है। तो 1912 के आसपास जब बाल्कन वॉर्स होगी तब ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप देखिए सेकेंड लीग ऑफ थ्री एम्परर्स में ही यू कैन से द सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर वाज sown, and the event of the war between one party and a great power not party to the treaty, the other two parties were to maintain friendly neutrality. So in this second league of three emperors one thing was there कि जब अगर कोई पार्टी जो है कोई भी बाहरी कंट्री जो है इन तीनों में से किसी एक को भी इन्वेट करता है तो बाकी दोनों क्या करेंगे, चुप बैठेंगे, मतलब एड पे भी नहीं आएंगे। ये नहीं कि वो अपनी आर्मी भेज देंगे इस कंट्री के लिए कि भाई हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। और वो उधर भी उनकी साइड से भी नहीं लड़ेंगे, बस न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। सो दैट वाज द क्लॉज ऑफ सेकेंड लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो बिस्मार्क वाज काइंड ऑफ you can say able to temporarily preserve the tie with Russia in the reinsurance treaty of 1887। तो रशिया के साथ जो है अपनी रिलेशंस उसने अच्छे करके रखे थे। रीइंश्योरेंस ट्रीटी साइन की थी 1887 में कि भाई देखो वी विल बी देयर फॉर ईच अदर, ठीक है। बट जब बिस्मार्क की डेथ हो जाएगी ही विल बी डिसमिस्ड एंड और वट एवर, द ट्रीटी जो है रिन्यू नहीं की जाएगी और इसीलिए जो है रशिया विल जंप इन टू द आर्म्स ऑफ फ्रांस, दैट आई हैव ऑलरेडी told you, okay। So we have already talked about League of Emperors. Now let's talk about the next alliance that was made during the time of Bismarck. So dual alliance, ठीक है। तो आपने देखा कि एक तो लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, ठीक है। लीग ऑफ थ्री एम्परर्स किसके किसके बीच में हुआ, जर्मनी ऑस्ट्रिया और रशिया, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि उसने रशिया के साथ अलग से क्या साइन किया था, रीइंश्योरेंस ट्रीटी। रशिया के साथ रीइंश्योरेंस ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ, और फिर आपकी डुअल अलायंस साइन किया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलग से। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हैं। तो थ्री एम्परर्स लीग में भी वर्क करे ना करे, लेकिन ये इनके साथ जो इंडिविजुअल वाली जो अलायंस है री इंश्योरेंस ट्रीटी रशिया के साथ और डुअल अलायंस ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, वो वर्क करेगा ही करेगा। सो दैट इज वाई व्हाट ही डज इज दैट ही साइंस डुअल अलायंस इन 1879 with Austria-Hungary. So the question arises that why did he sign dual alliance? So dual alliance was nothing but a defensive alliance, right? ताकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि लाइक अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो जो वॉर्स होते हैं उस एरिया में उसको लिमिट कर सके या प्रिवेंट कर सके, क्योंकि दो पावर इंटेंगल हो जाती है तो उनको एक थर्ड पावर अटैक करने से पहले द पावर थिंक्स सो मच, राइट, कि ये दोनों तो साथ हैं, ये दोनों स्ट्रांग है, अगर ये दोनों एक होकर के वो लड़ाई करेंगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू डिफीट एनी ऑफ देम। सो दैट इज व्हाई द it acts as a deterrent to, you can say, war by another power. So it was nothing but a defensive alliance between Germany and Austria-Hungary, which was created by Treaty on
7th of October 1879. So dual alliance of 1879 was signed on 7th of October 1879 as part of Bismarck system of alliances to prevent or limit war. So आप देखिए कि जब बिस्मार्क था, बिस्मार्क की पकड़ थी जर्मनी पे, तो उसने काफी अच्छे से सारी पावर्स को बैलेंस आउट करके रखा था एक दूसरे के अगेंस्ट, ताकि जो है अगर शांति भी नहीं, काइंड ऑफ कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, आपको ऐसा नहीं लग रहा? ठीक है, तो वो एक दूसरे पर अटैक भी नहीं कर सकते और शांति बनी हुई है। ठीक है, The two powers promised each other support in case of attack by Russia. You see, this was a secretive alliance. एक तो रशिया के साथ रीइंश्योरेंस ट्रीटी भी साइन की हुई है, ठीक है, अलग से, और जो है ये तीनों इकट्ठे जो है ट्रिपल मतलब 3 एम्परर्स लीग में भी है, लेकिन ये जो है ये आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि अगर जो है रशिया इन दोनों में से किसी पे अटैक करता है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यू कैन से कि ईच स्टेट प्रॉमिस्ड बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी टू द अदर इफ वन ऑफ देम वाज अटैक्ड बाय अनदर यूरोपियन पावर। तो देखिए, अगर रशिया अटैक करता है तो एक दूसरे को बचाने भी आ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी कोई यूरोपियन पावर अटैक करती है तो बस वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो दूसरी यूरोपियन पावर से मतलब मेनली यहाँ पे फ्रांस था, और यू कैन से दैट क्योंकि बाद में आप 1894 में देखेंगे कि फ्रैंको रशियन अलायंस भी साइन होगा। ठीक है, तो Bismarck saw the alliance as a way to prevent the isolation of Germany and to preserve peace, as Russia would not wage war against both empires. तो Bismarck also knew that कि ऐसा नहीं होगा कि जो है रशिया को अगर अटैक करना, क्योंकि रशिया की दुश्मनी किससे? ऑस्ट्रिया हंगरी से। तो रशिया को ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करना हो तो कर सकता है, लेकिन जो है अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पे वो अटैक करेगा तो आपको क्या लगता है कि जर्मनी डिस्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी से तो एकदम लगा पड़ा है ना ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इसीलिए जो है अगर रशिया को जब थोड़ा बहुत भी ये अंदाजा होगा कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दे आर स्टैंडिंग टुगेदर इंटैक्ट, सो रशिया विल नॉट अटैक जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी बोथ टुगेदर. So it was a policy to prevent war and get rid of isolation of Germany that had happened earlier. Okay, so now moving forward and talking about Triple Alliance. Triple Alliance was an alliance between Germany, Austria-Hungary and Italy. Okay, as you can see here in the map, the red marked countries are the members of Triple Alliance. Okay, so this was another alliance that was made during the time of Bismarck. So Triple Alliance was a secret agreement between Germany, Austria-Hungary and Italy, and it was formed on 20th of May 1882 एंड इसको बार बार रिन्यू भी किया गया। फिर फाइनली जब 1915 का टाइम आता है तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तो 1915 में जो है ये आपके एक्सपायर हो जाएगा ट्रिपल अलायंस। क्यों? क्योंकि 1915 में इटली लीव्स ट्रिपल अलायंस एंड ज्वाइंस का ट्रिपल एंटिटी अलोंग विद टर्की। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड आई strongly recommend you to watch that introductory video before watching the rest of the World War I videos. Okay, so Germany and Austria-Hungary had been closely allied since 1879. Okay, so Germany and Austria-Hungary तो 1879 से ही जो है आपके अपने बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। तो इटली को चाहिए था सपोर्ट फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, कब? जब उसको जो है नॉर्थ अफ्रीकन जो उसके एम्बिशंस थे वो फ्रांस में जो है उसके उस जो नॉर्थ अफ्रीका में कुछ इटली की कुछ टेरिटरीज थी, वो जब वो फ्रांस को लूज आउट कर देता है, फ्रांस उसकी टेरिटरीज को नॉर्थ अफ्रीका में ऑक्यूपाई कर लेता है, तो दैट्स व्हेन द टाइम कम्स व्हेन इटली थिंक्स ऑफ कि मेरे को जो है जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की पार्टी में हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है इटली goes to them and joins them in the Triple Alliance. तो ये सारे के सारे members Germany, Austria, Hungary and Italy, all of them promise each other mutual support in the event of an attack by any other greater power. अगर कोई भी जो है बाहरी यूरोपियन पावर्स इन पे अटैक करती है तो ये क्या करेंगे, जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जो है उसकी साइड से वॉर की पार्टी नहीं बनेंगे। तो ये दिस ट्रिपल अलायंस विल आल्सो एक्ट एज अ डेटरेंट टू war. You can say that. Okay, so the treaty provided that the Germany and Austria-Hungary were to assist Italy if it was attacked by France without provocation. तो इसमें जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इनको इटली को क्या प्रॉमिस किया
कि देखो भाई, अगर तुम पे फ्रांस ज़बरदस्ती का अटैक कर देता है ना और तुम उसको फ्रांस को कुछ नहीं करे, तो हम जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इटली जो है छोटा-सा कंट्री था और अभी इतना ज़्यादा बिल्डअप भी नहीं हुआ था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने बोला कि वी विल कम टू योर रेस्क्यू, बिकॉज़ यू सी फ्रांस वाज़ अ कॉमन एनिमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ जर्मनी की भी जो है फ्रांस के साथ कोई इक्वेशन खासा अच्छी नहीं थी। फ्रांस के साथ उन्होंने, जब उन्होंने एल्से क्लोरीन अपने में मिलाना था, तो फ्रांस के साथ कहीं से अपनी इक्वेशन खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी और बदले में इटली ने क्या प्रॉमिस किया, इटली ने बोला कि मैं जो है जर्मनी को प्रोटेक्ट करूंगा अगर जर्मनी को फ्रांस अटैक करता है। तो मेनली फ्रांस का मुद्दा था और जर्मनी और इटली का रोल ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और इन द इवेंट ऑफ अ वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रशिया, इटली प्रॉमिस टू रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, और जब ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया, क्योंकि ये दोनों जो है टक्कर के दुश्मन थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया के बीच में वॉर होता है तो इटली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ये इटली ने बदले में बोला था। जब फरवरी 1887 में ये ट्रीटी को रिन्यू किया गया, क्योंकि 79 में साइन हुई थी, 1887 में वापस इसको रिन्यू किया गया और इस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रिपल अलायंस। ठीक है, और लेकिन 1887 में जब रिन्यू हुआ तो इटली को जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो उस तरीके से इटली को मिली नहीं। यू कैन सी दैट द प्रॉमिस वाज एम्प्टी एंड जर्मन सपोर्ट टू इटालियन कॉलोनियल इन्वेशन इन नॉर्थ अफ्रीका, सो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी जो है इटली ने फ्रेंडशिप कंटिन्यू की थी, लेकिन आप देखेंगे ये सब चीज़ें इनकलकेट होकर के 1915 में इटली ट्रिपल अलायंस छोड़ करके एंटेटे के पास चला जाता है। ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। सी, or Austria-Hungary had to be pressured by German Chancellor Bismarck into accepting the principle of consultation and mutual agreement with Italy on any territorial changes initiated in the Balkans or on the coasts and island of the Adriatic and Aegean Seas। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को जो है बिस्मार्क ने थोड़ा प्रेशराइज किया था कि वो जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट, यू कैन से दैट ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली की इक्वेशन इतनी खासा अच्छी नहीं है, बट they came together, Austria, Hungary and Italy came together due to the mediation of the France, because due to the mediation of जर्मनी। बिस्मार्क की लीडरशिप में इन दोनों को जबरदस्ती का साथ में लाया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी को फोर्स किया गया कि वो जो टेरिटोरियल रीजन्स होंगे, चेंजेस होंगे वहां पे बाल्कन्स में और आइलैंड में, एड्रियाटिक और एगन सी के रीजन में, एड्रियाटिक और एगन सी जो है इटली के नीचे की सीज हैं, आप मैप में देख लीजिएगा। तो इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बोला गया कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो आपके कंसल्ट करेगा अगर कोई भी बाल्कन एरिया की बात होती है, तो ये अलायंस के साथ कंसल्टेशन के बेसिस पर ही कोई फाइनल जो है डिसीजन लिया जाएगा बाल्कन एरिया और एरियाटिक और एगन सी के एरियाज में अगर कोई उथल पुथल होती है तो। इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उनका जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उस एगन सी और एरियाटिक सी वाले रीजन में, वो तब भी जो है आप देखेंगे कि वो मेंटेन रहता है, और इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही ये ट्रीटी उतने साउंड मैनर में, यू कैन से दैट, कि डिलीवर नहीं कर पाती है। और 1891 में जो है अटेम्प्ट किया जाता है कि ब्रिटेन को जो है, ब्रिटेन को भी इसमें जो है ट्रिपल अलायंस में इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता है, ब्रिटेन इनका अलायंस ज्वाइन नहीं करता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो है रशिया का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ रहा होता है और रशिया के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशन होते हैं बाद में आप देखेंगे, लेकिन रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी भी कॉन्फ्लिक्ट में है। तो आप देखिए कि इंडिविजुअली बिस्मार्क के रिलेशन ओवरऑल सबके साथ ठीक ठीक ही हैं, लेकिन जो है इनके जो अलाइज थे बिस्मार्क के, उनके आपस में रिलेशन खराब थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया जर्मनी के यानी कि बिस्मार्क के अलाइज हैं, लेकिन रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के रिलेशन खराब है। ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो है बिस्मार्क के अलाइज है, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के रिलेशनशिप खराब है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द मेडिएशन ऑफ, यू कैन से, जर्मनी और बिस्मार्क, द सिचुएशन इज स्टिल अंडर द कंट्रोल, और यू कैन से अंडर द गार्ब ऑफ peaceful negotiations or diplomacy, you can say that। ठीक है, तो on 1 November 1902, 5 months after the Triple Alliance was renewed, Italy reached an understanding with France that each would remain neutral in the event of an attack of the other। एक तो इधर जो है जब आपके ट्रिपल अलायंस में इटली ने यहाँ पर बोला हुआ है
कि मैं जो है न्यूट्रल मैं जो है आपको सपोर्ट करूंगा अगर फ्रांस आप पे अटैक करता है। जर्मनी को ये बोला और फ्रांस को भी जाकर के फ्रांस के साथ भी एक ट्रीटी साइन कर ली इटली ने और बोला कि जो है अगर आप पे अटैक करते हैं ये लोग तो मैं न्यूट्रल रहूंगा। So Italy was playing safe side, okay? So when Austria-Hungary found itself at war in August 1914 with the rival Triple Entente, Italy proclaimed its neutrality, okay? So you see Italy was playing safe और जो है war में part नहीं लेगा 1915 तक और 1915 में जो है वो चुप्पी साधे रहेगा और जब 1915 में फाइनली इटली जो है एंटेटे की साइड से ही लड़ाई करेगा, ठीक है? सो ऑस्ट्रिया हंगरी को एग्रेसर मानते हुए और ये इटली बोलता है कि मैं इस वॉर में आपको डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है? और ही इटली एग्रीज कॉम्पनसेशन बिफोर चेंजिंग द स्टेटस को इन द बाल्कन्स एंड एग्रीड इन 1912 रिन्यूअल ऑफ ट्रिपल अलायंस। 1912 में इस चीज के लिए तैयार हो गया। मतलब you will find Italy kind of confusing, but you see Italy was under the influence of Germany, you can say that. ठीक है, so following parallel negotiation with both triple alliance aim to keep Italy neutral and the triple entity aim to make Italy enter the conflict. Italy declared war on Austria-Hungary. So जो triple alliance था वो क्योंकि इटली खुद न्यूट्रल रहना चाहता था तो ट्रिपल अलायंस ने भी इटली को फोर्स नहीं किया। ट्रिपल अलायंस कौन, देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया। सो ट्रिपल अलायंस मिल से कि ठीक है इटली आना नहीं चाहता है अभी तो इटली को जो है आप रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? लेकिन जो है ट्रिपल एंटिटी होगा वो बोलेगा इटली को तो हमारे साइड से लड़ना पड़ेगा। अगर इटली सच में उसने फ्रांस को प्रॉमिस किया है तो इटली प्रूव करके दिखाओ। तो इटली जो है फाइनली एंटिटी की साइड से लड़ाई करेगा। तो जो रोमानिया का कैरोल वन जो राजा था उसके प्राइम मिनिस्टर एयन सी ब्रैटन्यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू। तो उसने जो है रोमानिया के राजा ने ट्रिपल अलायंस को सपोर्ट करने की प्लेज ली थी, बट जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ने लड़ाई स्टार्ट की थी इसीलिए वो भी न्यूट्रल रहता है। तो ठीक है, तो दैट इज हाउ जो है आपके ट्रिपल अलायंस ने खुद ही अपने जो अलाइज थे उनको एक तरह से खो दिया था बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस। सी यू सी ये मैप है आपका, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये आपके रोमानिया है। यहाँ पे रोमानिया के राजा ने बोला कि मैं ट्रिपल अलायंस को सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ उनकी इक्वेशन ठीक नहीं थी तो इसीलिए जो है उसने ट्रिपल अलायंस को भी नहीं सपोर्ट किया, एनडीटी को भी नहीं सपोर्ट किया, ही रिमेन न्यूट्रल, ठीक है? और ये आपके रशिया है, यहाँ पे जर्मनी है, दिस इज बेल्जियम, दिस इज फ्रांस, दिस इज सर्बिया, दिस इज ग्रीस, दिस इज टर्की, दिस इज इटली। तो द मैप के थ्रू आपको पढ़ने में काफी आसानी होती है, तो आई रिकमेंड कि आप मैप लेकर के बैठे, ठीक है? तो अब हमने डुअल अलायंस देख लिया, ट्रिपल अलायंस देख लिया, ठीक है? तो अब जो है अब हम देख लेते हैं री इंश्योरेंस ट्रीटी, ठीक है? री इंश्योरेंस ट्रीटी जो है रशिया के साथ जर्मनी ने साइन की थी और ये सीक्रेट ट्रीटी थी। बिस्मार्क और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर निकोले गिर्स ने साइन की थी। दो पार्ट्स में थी। जर्मनी और रशिया दे एग्री टू ऑब्जर्व बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी एंड दे सेड कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे अगर कोई थर्ड पावर अटैक करता है। अगर जर्मनी जो है फ्रांस पे अटैक करता है या रशिया अटैक करता है ऑस्ट्रिया हंगरी पे, तो ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? In those cases the distinguished bilateral alliances would come into effect, okay? So the reinsurance treaty only applied when France और Austria-Hungary were the aggressors. तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जर्मनी और रशिया के बीच में ये साइन हो रहा है। इन्होंने बोला कि देखिए अगर जो है अगर आपके ऊपर कोई जो थर्ड कंट्री अटैक करता है डियर जर्मनी तो हम जो है आपके रेस्क्यू को आएंगे, और हम पे कोई अटैक करता है तो आप हमारे रेस्क्यू को आएंगे, ठीक है? तो अगर जर्मनी फ्रांस पे अटैक कर देता है, ठीक है, या रशिया ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक कर देता है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रशिया जो है काइंड ऑफ यू कैन से दैट कि फ्रांस के साथ भी ठीक ठीक थे उसके रिलेशनशिप, और जर्मनी के रिलेशनशिप किसके साथ था? ठीक ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इन दोज केसेस द डिस्टिंग्विश्ड बायलैटरल अलायंस विल कम इनटू इफेक्ट। तो जो उनको जैसा सही लगता है वो अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। द री इंश्योरेंस ट्रीटी ओनली अप्लाइड व्हेन फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी वर द एग्रेसर। और ये री इंश्योरेंस ट्रीटी की हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे वो तभी जो है आपके तभी आपके इफेक्ट में होंगे जब
इन पे जर्मनी और रशिया पे फ्रांस या ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करता है, ना कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और रशिया इन दोनों पे अटैक करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा क्या कहने का मतलब? चलिए आई टेल यू अगेन, दिस इज जर्मनी, दिस इज रशिया। तो अगर इन पर जर्मनी पे फ्रांस अटैक करता है, क्योंकि जर्मनी की दुश्मनी फ्रांस है, रशिया को ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करता है, तो ये एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर जर्मनी उल्टा फ्रांस पे पहले से ही अटैक कर देता है, या रशिया ऑस्ट्रिया हंगरी पे पहले से अटैक करता है, तो जर्मनी और रशिया एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, क्योंकि दे आर द एग्रेसर इन दिस केस। तो द केस इन विच फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हंगरी आर एग्रेसर, ओनली इन दैट केस रीइंश्योरेंस ट्रीटी विल वर्क। बट आप देखेंगे जब कैसर विलियम आएगा तो ये रीइंश्योरेंस ट्रीटी को रिन्यू नहीं करेगा, और इसी के कारण जो है रशिया फ्रांस के साथ अलाय कर लेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रीइंश्योरेंस ट्रीटी। यू कैन रीड मोर अबाउट इट हियर। ओके, now moving forward, अब मोरक्को क्राइसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना। सो मोरक्को क्राइसिस क्या है एक्चुअली कि जब आपके, हाँ, अब आपके कैसर विलियम का पार्ट शुरू हो गया है, तो कैसर विलियम आपके नेक्स्ट टॉपिक में आता है। तो थोड़ा सा हम इसी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, जो हमने लास्ट अलायंस पढ़ा हुआ है आपके री इंश्योरेंस ट्रीटी। ठीक है, तो कैसर विलियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो द री इंश्योरेंस ट्रीटी, जो इट वाज अ सीक्रेट एग्रीमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, रशिया और जर्मनी के बीच में हुआ, और 1890 में ये ट्रीटी दोबारा रिन्यू हुई, और रिन्यू नहीं हुई कैसर विलियम के टाइम पे, इसीलिए जो है फ्रांस रशिया के साथ अलाय कर लेगा। ठीक है, of Bismarck risked the expansion of the Russian sphere of influence toward the Mediterranean and diplomatic tension with Vienna। ठीक है, तो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो आप देखिए कि री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन करके बिस्मार्क ने दो चीजें रिस्क की थी। एक तो रशिया का स्फेयर जो है वो बड़ा होगा आपके बाल्कन रीजन में और मेडिटेरियन रीजन में, अगर रशिया स्ट्रांग हो गया तो, और रशिया को सपोर्ट प्रॉमिस किया था। और साथ में जब रशिया के साथ इंडिविजुअली जो साइन किया हुआ है, और ये सीक्रेट ट्रीटी थी, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को अगर पता चलेगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ बिस्मार्क के रिलेशन स्ट्रेन हो सकते हैं। इसलिए दो चीजें बिस्मार्क ने तब भी रिस्क की थी, क्योंकि ही थॉट दैट इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क। ओके, so I've already told you everything, we've already discussed it. So this is you can say, अभी इसके ऊपर आप जाएंगे तो रशिया होगा, तो रशिया का इंटरेस्ट यहीं पर था, सी ऑफ मार्मरा के टुवर्ड्स डार्डनल्स, और यहाँ पे बोस्फोरस होगा। तो वो यहाँ पे अपने जो है पोर्ट्स, ये जो स्ट्रेट्स हैं बोस्फोरस और डार्डनल्स, यहाँ पे जो है अपनी जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, क्योंकि दिस विल गिव रशिया एन एक्सेस टू ईगन सी एज वेल। ठीक है, तो ईगन सी के थ्रू और मेडिटेरियन सी पर इन्फ्लुएंस होगा, ब्लैक सी पर इन्फ्लुएंस होगा, और साथ में वार्म वाटर पोर्ट्स का जो वार्म वाटर का जो एम है रशिया का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ रहा था। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं, ये मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, ये अभी का मैप है, ये तब टाइम पे कोसोवो और अल्बानिया नहीं हुआ करता था। कोसोवो अल्बानिया 1912 में आप देखेंगे अल्बानिया बनेगा। तो इन सब यहाँ पे इन सब कंट्रीज पे भी रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कैसर विलियम सेकंड पॉलिसीज। ओके, टिल देन टेक केयर एंड keep watching, keep supporting. Thank you for watching.